Gandhi, do solemnly affirm that I will bear 1985 15 अगस्त देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी लाल किले के प्राचीर पर पहुंचे तो उस वक्त दुनिया के तमाम देशों की नज़र भारत पर इसलिए थी क्योंकि न सिर्फ सबसे युवा था बल्कि माना यही गया कि भारतीय राजनीति से इतर सोचने वाला कोई शख्स भारत का प्रधानमंत्री बना है। बहुत आस थी और आस इसलिए भी क्योंकि जितने मत या जितना बहुमत जवाहरलाल नेहरू को नहीं मिला था उससे कहीं ज़्यादा बहुमत राजीव गांधी के पास था। ताकत हथेलियों में थी और शायद यही वजह से राजीव गांधी बहुत सौम्य तरीके से लाल किले के प्राचीर से जो भी कह रहे थे वो किसी आने वाले दौर में एक नए परिवर्तन की दिशा में बढ़ते हुए कदम हर किसी को लग रहे थे। शह मात की खेल वाली राजनीति के निशान लाल किले की तरफ जाने वाली सड़क पर अभी भी थे, लेकिन 1985 में लाल किले की तरफ जो शख्स बढ़ा उसने एक नई राजनीति की शुरुआत की। राजनीति का वो कारवां आगे भी लाल किले से बढ़ता चला गया। इन 40 साल में हमने तस्वीर बदल डाली। जो नींव हमारे विकास की इन 40 साल में लगाई गई उस पर हम आज हमारा भविष्य बनाने जा रहे हैं। राजीव का पहला साल सूखे का साल था। 15 अगस्त 1985 को जब वो लाल किले से बोल रहे थे तब उस वक्त मॉनसून दगा दे रहा था, लेकिन लोगों के दिलों में यह भरोसा जमा हुआ था कि उनका नेता कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। चुनौतियां तो बनी रहीं, लेकिन राजीव हर साल नौजवानों के लिए रोजगार की दुहाई देते रहे। युवकों में एक निराशा कभी कभी दिखलाई देती। करोड़ों युवक काम ढूंढ नहीं पाते, रोजगारी नहीं पाते हैं। हमारी कोशिश है कि ढांचे में जो कमजोरियां हैं इनको हम ठीक करें। जब पहली बार राजीव गांधी लोकसभा की प्राचीर पर चढ़े तो उनके सामने चुनौतियां बहुत थीं और जवाब में उनके पास बस इंदिरा गांधी का नाम था। लाल किले से पहले भाषण में राजीव बार बार इंदिरा गांधी का नाम लेते रहे। उनके पास इंदिरा की विरासत थी, साफ सुथरी छवि का कवच और हौसले की पूंजी। भारत आज यहां पहुंचा है क्योंकि पिछले सालों में पंडित जी ने, इंदिरा जी ने हमारे देश को मजबूत करा है, हमारे देश को ऐसे रास्ते पर चलाया है जिससे हम मजबूत हुए हैं और दुनिया की इन शक्तियों का सामना कर पाए हैं। 1985 कांग्रेस के 100 बरस पूरे हो चुके थे और राजीव गांधी जब लाल किले के प्राचीर पर पहुंचे तो उन्हें इस बात का एहसास था दरअसल कांग्रेस का मतलब सिर्फ एक पार्टी भर नहीं है। इसीलिए पहला मौका आया जब उन्होंने बाकायदा प्राचीर से इस बात का ऐलान किया कि इस देश में सत्ता के दलाल, जी इस शब्द का प्रयोग किया गया था, सत्ता के दलालों को टिकने नहीं दिया जाएगा। लोगों के भीतर उम्मीद जागी, आस जागी, लेकिन किसे पता था आने वाले वक्त में राजनीतिक जमीन राजीव गांधी के भीतर से ही खिंच जाएगी और खींचने वाला कोई और शख्स नहीं, उनका अपना और कांग्रेसी और बेहद करीबी ही हो। बोलिए जय हिंद। झक सफेद कुर्ते पायजामे में जब भी राजीव गांधी इस लाल किले से देश को अपना एजेंडा बताने जाते थे तब उनके अंदर वो तड़प दिखती कि कैसे हिंदुस्तान 21वीं सदी के विकास से 15 साल पहले ही होड़ लेने लगे। लेकिन उनकी बेचैनी तो बोफोर्स तोप घोटाले ने बढ़ा दी, जिसमें उंगली सीधे उन्हीं पर उठी थी और उसे उठाया था उनके ही रक्षा मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने। जय जवान के क्षेत्र में घोटाले का इल्जाम लगा तो राजीव ने जय किसान की तरक्की से खुद को जोड़ा, इसी लाल किले की प्राचीर से।
इन 40 साल में देश के किसानों की पैदावार बहुत बढ़ी, 15 करोड़ टन पर पहुंच चुकी है। साथ में हम देख रहे हैं कि कपास की पैदावार, तेल बीज की पैदावार और दाल की पैदावार पर खास ध्यान देने की जरूरत है। एक तरफ विवादों का घेरा था तो दूसरी तरफ राजीव 40 साल के युवा देश को जन्नत जैसे सपने दिखा रहे थे। राजीव बता रहे थे कि उनके सपनों का हिंदुस्तान कैसा होगा। मेरा एक सपना है जिसमें कोई गरीबी ना हो, जातवाद ना हो, भाषावाद ना हो, प्रांतवाद ना हो, सामाजिक न्याय मिले लोगों को। राजीव के सपनों को वीपी सिंह के आरोपों की तोप छलनी कर रही थी। बोफोर्स का मसला जोर शोर से उठने लगा। राजीव की ईमानदारी कभी बोफोर्स तोप तो कभी स्विस बैंक प्रकरण को लेकर सवालों के घेरे में आ चुकी थी। इसलिए अब वो देश को ये बताने में जुटे थे कि भारत अपने बल पर तरक्की करेगा। हमने दुनिया को दिखाया कि चाहे वो कितना भी दबाव डालें, हमारा देश उनके दबाव के नीचे नहीं आने वाला है। आज आज़ादी के 37 साल बाद हम गौरव से कह सकते हैं कि हमारा देश हर तरह से आज़ाद है। लाल किले का रंग तो बरसों बरस से लाल ही है, लेकिन भारतीय राजनीति का रंग बार बार बदलता रहा। लेकिन ये किसने सोचा होगा कि कोई एक प्रधानमंत्री एक बार जब भाषण देता है और दूसरी बार जब वो भाषण देने लाल किले के प्राचीर पर ही पहुंचता है तो उसका रंग बदला हुआ सा लगे। जी, बात राजीव गांधी की ही हो रही है। बोफोर्स तोप घोटाला, भ्रष्टाचार को लेकर उठती उंगलियां और इन सब के बीच आम लोगों में आक्रोश, ये सब कुछ राजीव गांधी ने देखा और बीतते बरस के साथ 2-3 चौथे भाषण में ही राजीव गांधी जो कह रहे थे लोग भरोसा नहीं कर रहे थे, जबकि 4 बरस पहले वो जो नहीं भी कह रहे थे भरोसा उस पर भी था। उन्नीस 1987 में जब राजीव लाल किले पर पहुंचे तो उनकी मिस्टर क्लीन की छवि दागदार हो चुकी थी। बावजूद इसके उन्होंने बोफोर्स के बारे में कुछ नहीं बोला। राजीव आजादी और उसकी लड़ाई में बहे खून और संघर्ष की दास्तान सुनाते रहे। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का सोचते हैं, ऐसे दिन पर हमारा ध्यान आधुनिक भारत के निर्माताओं पर जाता है। हालांकि लाल किले पर पहली बार जब राजीव जा रहे थे उससे 4 घंटे पहले ही असम के छात्रों से उन्होंने समझौता किया। 14-15 अगस्त की रात 2:45 पर असम के आंदोलनकारी छात्रों से बात कर असम का मुद्दा सुलझाने की कोशिश की। कल रात को बल्कि आज सुबह करीब 2:45 बजे एक समझौता हुआ है आसाम के विद्यार्थियों और भारत सरकार के बीच में। वो ऐसा समय था जिसमें सरकार एजिटेटर से या अंडरग्राउंड ग्रुप्स को या जो लोग आंदोलन करते थे उन्हें कुछ देना चाहती थी। ना इससे पहले और ना इसके बाद कभी ऐसी कोई वार्ता हुई जिसमें कोई कुछ देने की खास बात हुई। इस बीच राजीव ने एक बड़ा काम किया। गांधी का सपना था पंचायती राज। राजीव ने संविधान में संशोधन करके पंचायती राज को सच बनाया। लाल किले से जब राजीव ने आखिरी आदमी तक आजादी पहुंचाने का नारा दिया तो उनके पास लोगों के बीच जाने के लिए ये एक बड़ी पूंजी थी। मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मेरी पूरी उम्मीद है कि आज के शुभ दिन पर, स्वतंत्रता दिवस पर हर भारतीय अपने दिल पर हाथ रखकर ये संकल्प लेगा भारत को महान बनाने का, भारत को ऊपर उठाने का। धन्यवाद। जय हिंद। मेरा दोस्त भी तो बोलिए मेरे साथ।
जो काम नेहरू और इंदिरा नहीं कर पाए, राजीव गांधी उसे करना चाहते थे। मसलन उनके भाषण का एक हिस्सा सुनिए जो बेहद दिलचस्प है। हमसे पूछा गया, प्रधानमंत्री जिला मजिस्ट्रेट से सीधे संपर्क कैसे कर सकते हैं? मेरा जवाब था, भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बने रहने की जरूरत ही क्या है, जब तक वह गरीब से गरीब व्यक्ति की झोपड़ी और हमारे विशाल व बहुरंगी देश के सुदूर गांव में भी स्वयं को सहज महसूस नहीं करे। मैंने सैकड़ों गांव का दौरा किया, मैंने अनगिनत लोगों से बात की। वहां उनके घरों में मैंने एक निष्क्रिय प्रशासन की निर्दयता और एक हृदयहीन प्रशासन का अत्याचार व बेहद बेदर्द संवेदनहीनता अनुभव की है, जिसका सामना हमारे अधिकांश लोगों को हर दिन करना पड़ता है। कल्पना कीजिए, राजीव गांधी पंचायती राज का जिक्र कर रहे थे, अधिकतम प्रजातंत्र का जिक्र था और अधिकतम स्वतंत्रता और कहीं ना कहीं गांव में ताकत देने का जिक्र था। तो मुझे याद है कि कोलंबो, जबकि हम कोयम्बतूर में थे, तो शायद रात के कोई 2 बजे हम डीएम्स के पास पहुंचे और 3 घंटे तक वो उनके साथ बैठे बैठे बात करते रहे। तब तक वो इस निष्कर्ष पर पहुंच गए थे कि पंचायत राज ही इसका जवाब है। महज 3 साल की राजनीति ने राजीव को प्रधानमंत्री बना दिया था, लेकिन वो राजनीति के दांव पेंच के माहिर खिलाड़ी नहीं थे। अभी सत्ता में 2 साल भी नहीं हुए थे कि राजीव ने वो भूल कर दी जिसका खामियाजा लंबे समय तक कांग्रेस भुगतती रही। राजीव ने शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटकर मुस्लिम कट्टरपंथियों को खुश करने की कोशिश की। राजीव गांधी के सामने मुश्किलें तमाम थीं। याद कीजिए, 21वीं सदी में भारत किस रूप में कैसे कदम देगा, इसका जिक्र राजीव गांधी के जरिए ही पहली बार हुआ था। लेकिन यह किसे पता था कि कई मुद्दे सामने इस रूप में आकर खड़ा हो जाएंगे, जिसके बाद लगेगा राजीव गांधी पारंपरिक और घिसी पिटी राजनीति की दिशा में ही बढ़ चुके हैं। हम जिक्र शाहबानो केस का कर रहे हैं। 1985 में लाल किले पर चढ़ने वाले मासूम मगर युवा जोश से भरे प्रधानमंत्री 4 साल में काफी बदल गए। 1988 आते आते लाल किला देखता तो उसी राजीव को था, लेकिन बदले हुए अंदाज में। राजनीति के तिकड़मों में उलझे, अपने ही फैसलों में फंसे और अपनों के ही आरोपों से दिल मिलाए। राजीव गांधी ने लाल किले से शुरुआती दौर में नए मध्य वर्ग को बढ़ाने का दावा किया, गरीबों के खिलाफ लड़ाई का ऐलान किया, असम में छात्र आंदोलनकारियों से समझौता किया, पंजाब में लोंगोवाल से समझौता किया, लोकपाल बिल लाने की बात की, 20 सूत्री कार्यक्रमों को नए सिरे से चलाने का ऐलान किया, तो आगे चलकर श्रीलंका से शांति समझौता किया और देश के लिए पंचायती राज किया। लेकिन प्रगतिशील सोच वाले प्रधानमंत्री राजीव गांधी धीरे धीरे राजनीति की सड़ी गली परंपराओं को ढोने लगे, यानी इंदिरा की परंपरागत राजनीति की तरफ लौटने की एक ऐसी कोशिश जिसमें नाकामी के सिवा कुछ नहीं था। जय हिंद, जय हिंद। भारतीय राजनीति में राजीव गांधी का आना किसी रेड कारपेट पर चलते हुए आने के ही समान था। आप कह सकते हैं उस वक्त खून भी रंग था और लाल किले की दीवारें भी अगर हैं तो लाल रंग की ही हैं। शायद यही वो ताकत थी जो राजीव गांधी को बहुमत भी देती थी और कहीं ना कहीं राजीव गांधी को इस बात का भी एहसास कराती थी कि वो बड़े मुद्दों को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। और पहली बार भारतीय राजनीति में और कुछ नहीं बल्कि उम्र घटा दी गई 18 बरस वोट देने की। एक ऐसा क्रांतिकारी कदम जिसने आने वाले वक्त में इस देश के युवा चेहरों को लेकर सियासत को बदल दिया। और ध्यान दीजिए तो इन्हीं युवा चेहरों के जरिए सियासत पलटी भी है। राजीव गांधी के 5 साल बीत गए। शुरुआती दिनों में राजीव के सामने वो चुनौतियां थीं जो इंदिरा गांधी के दौर की देन थीं, लेकिन बाद में राजीव खुद अपनी बुनी हुई मुसीबतों में उलझते गए। 1989 में आखिरी बार लाल किले की सीढ़ियां चढ़ते राजीव गांधी के खिलाफ देश में चुनावी माहौल बन चुका था। राजीव गांधी के पास वादों के सिवा कुछ नहीं बचा था।
मत देने की उम्र कम कर दी थी 21 से 18, जिसमें आपकी युवकों की आवाज पूरे तरह से ऊपर उठे, जिसमें सरकार के कार्यक्रम ऐसे बने कि आपको पूरा फायदा मिले। लाल किले ने राजीव के रूप में अगर सबसे युवा प्रधानमंत्री देखा तो विज्ञान और तकनीक को बढ़ावा देने वाला एक दूरदर्शी नेता भी। लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप इतने गाढ़े निकले कि उस दाग को लाल किले से दिए उनके भाषण भी चुनावी साल में धो नहीं सके। राजीव गांधी के साथ सियासत शायद खेल खेलती रही। इंदिरा गांधी यानी मां की हत्या के बाद वो प्रधानमंत्री झटके में बने थे, लेकिन झटके में ही वह भी आतंकवाद के निशाने पर आए और उनकी भी हत्या कर दी गई। उस वक्त पहली बार कांग्रेस को ही नहीं देश को लगा था कि अब कांग्रेस को संभालेगा कौन, राजीव गांधी के बाद कौन। ये सवाल लगातार गूंजता रहा। कौन था वो शख्स? जी, बात अब पीवी नरसिम्हा राव की हो रही है, लेकिन वो अगले एपिसोड में।